अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि बच्चे सब आपको पता है, हमारा जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने मुख्तलिफ जो एटम का जो स्ट्रक्चर दिया था, जैसे कि थॉमसन ने दिया था, उसके बाद हमने रुदरफोर्ड का मॉडल देखा। ठीक है, वहाँ तक पहुँचे थे हम। तो रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था बहुत हद तक ये कामयाब भी हुआ था एटम का स्ट्रक्चर बोलने में। ठीक है, लेकिन इसकी भी जो है कुछ कमियां थी, कुछ खामियां इसमें भी थी। सबसे बड़ा जो लिमिटेशन यानी कि जो सबसे बड़ी खामी इसमें थी, ये इस चीज़ को बयान नहीं कर सका था, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका था कि अगर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो ये कैसे स्टेबल रह जाता है। क्योंकि जो मैक्सवेल की थ्योरी थी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग में जब भी कोई मतलब चार्जड पार्टिकल, ठीक है ना, वो किसी दूसरे चार्जड पार्टिकल के अराउंड घूमता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो जो घूमने वाला पार्टिकल होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भी चार्जड है, पॉजिटिव चार्ज वाला है और ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता रहता है। ठीक है, तो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी क्या बोलती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इट शुड लूज एनर्जी। ठीक है ना, ये एनर्जी को रेडिएट करता है, लूज करता है, खारिज करता है। तो जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाना चाहिए, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए ड्यू टू इट्स मास, ठीक है ना, या ड्यू टू इट्स एनर्जी न्यूक्लियस जो है इसको खींचना चाहिए, क्योंकि अब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी तो ये यहाँ पे आना चाहिए था। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता तो जो है एटम पूरा हम बोल सकते थे कोलैप्स हो जाता या एटम अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है क्योंकि एटम स्टेबल है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है रुदरफोर्ड का ही स्टूडेंट, जिसका नाम था बोहर, या हम बोल सकते हैं उसका पूरा नाम था नील बोहर, वो इसी का स्टूडेंट था, इस सवाल का जवाब देने के लिए आ गया। ठीक है, तो उसने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, मफरूजात, ठीक है ना, मफरूजात थे। जैसे कि पहला ही मैं बताऊंगा आपको, डाल्टन ने नील बोहर ने क्या बताया, एटम के अंदर कुछ मखसूस मदारों में जिन्हें मजरूद मदार, या हम उनको बोल सकते हैं साकिन मदार भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में उनको बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, मजरूद मदार। हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं में हरकत करता रहता है। यानी कि अगर ये हम मान ले ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड जो है होती है, ठीक है ना, ये शेल्स होती है। तो बोहर ने क्या बताया, ये इनके अंदर, इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ ये बताया, जब तक ये इन ऑर्बिट्स में है, मिसाल के तौर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में है, या एक और शेल मान लो इस वाली शेल में है, जब तक ये अपनी पर्टिकुलर शेल में है, याद रखिए ये जो शेल होती है ना, इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, या इनको हम स्टेशनरी स्टेट्स भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। ये बोहर का कॉन्सेप्ट है कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहता है, इसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी रहती है, यानी कि ये तो घूमता रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड में, लेकिन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। ना ये एनर्जी लूज करेगा, ना ये एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, जब तक ये अपनी शेल में है। ठीक है, फिर इसने एक और चीज बताया कि अगर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ये इस वाली शेल में है, ठीक है, अगर ये जंप करता है एक शेल से दूसरी शेल तक, तो उस टाइम पे या इस शेल से इस शेल में आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपनी शेल को चेंज कर देता है। याद रखना है पहली चीज कि जब तक अपनी शेल में होता है तब एनर्जी लूज नहीं करता, इसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं, असल में उसको हम बोलते हैं, एक नाम भी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी, या उसको हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है, और जब तक अपनी शेल में रहेगा तो एनर्जी ना लूज करेगा ना गेन करेगा, लेकिन जब ये एनर्जी जो है, एनर्जी हम बोल सकते हैं अपनी शेल चेंज करता है, ये एक शेल से दूसरी शेल जंप करेगा, तो उस टाइम पे या तो एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा। ठीक है, तो जब
मतलब अगर ये लोअर एनर्जी शेल से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ चला आ जाता है तो उस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा एनर्जी, क्योंकि इसको यहाँ जंप करना है। लेकिन जब ये अपनी शेल में वापस चला जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे एनर्जी रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो कुछ हद तक ये मॉडल जो है, जो बोहर ने दिया था, ठीक है, ये कामयाब हो गया था, ठीक है। लेकिन याद रखिए इस मॉडल की भी कुछ क्या है, कमियां हैं, लेकिन हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप आगे जाके इंशाल्लाह जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब वो चीज़ आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए कि जो एटम होता है उसमें जो है ऑर्बिट्स, जो उसका तो कॉन्सेप्ट पहले रुदरफोर्ड ने ही दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या बताया नील बोहर ने कि यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है इनके पास, लेकिन जब तक ये अपनी शेल में रहता है तब तक ये एनर्जी ना लूज करता है ना गेन करता है। लेकिन जब हाई एनर्जी या लोअर एनर्जी से ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है, तब एनर्जी लूज भी करता है, गेन भी करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस मान लो आप, और ये शेल है, ये शेल्स है। हम शेल्स को जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये पहला शेल होगा जिसको हम के शेल बोलते हैं, ठीक है। ये एल शेल होगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो है ये एम शेल होगा, इसी तरह से एन शेल। के शेल को हम पहला शेल बोलते हैं, इसको 2, इसको 3 नंबर। इसी तरह से अगर कोई और शेल होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एन होगा, उसको शेल नंबर 4 बोलेंगे। तो इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, एक टॉपिक जब हमने डिस्कस करा था तो मैंने बताया था कौन से मतलब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो भी आपको पता है वो डिस्कवर किया था किसने किया था, रुदरफोर्ड ने किया था, बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो आपको याद ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्जड होता है। याद रखें न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रोटॉन, दूसरी होती है न्यूट्रॉन। इन दोनों को हम कलेक्टिवली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, इनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इज्तिमाई तौर पर न्यूक्लियन कहते हैं, याद रखिए ये बात, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है, प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और जो न्यूट्रॉन होता है इसकी कोई चार्ज नहीं होती, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए, हाँ, अब एक और चीज है एटमी अदद, यानी कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं हम। आपको पता है कि एटम में जो है, एटम में होते हैं प्रोटॉन्स, एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। अब एक एटम में प्रोटॉन की तादाद, उसी को हम एटमी अदद कहते हैं, यानी कि उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर उसी को कहा जाता है, यानी कि एक एटम में कितने प्रोटॉन हैं उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हाइड्रोजन हमारा एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। इसी तरह से हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन है, 2, और इसमें कितने प्रोटॉन है, 1। इसी तरह से सोडियम, ठीक है, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी कि उसमें कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 19, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं इसके पास नाम कितने प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन। लेकिन याद रखिए जितने एक एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, बैलेंस बना रहता है एटम में। और पूरे एटम पे जो है चार्ज जो होगा पूरे एटम पे जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये पॉइंट आप जहन नशीन कर लें कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बैलेंस इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। पहले ही मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसमें प्रोटॉन मैंने 1 बताया तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। और इसी तरह से अगर हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 2, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2, ठीक है। इसी तरह से सोडियम 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने भी किसी एटम में प्रोटॉन होते उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और टोटल चार्ज क्या रहता है एटम पे, न्यूट्रल
एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब याद रखिए, तो एटॉमिक नंबर हमने बोला यानी कि एटमी अदद, एक एटम में प्रोटॉन की तादाद एटमी अदद कहलाती है। इससे यह भी पता चलता है कि अगर हमें एटॉमिक नंबर बोलना तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। लेकिन बेटर यही है, ठीक है, हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही जोड़ दें। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो जाता है। कैसे? जब आयन बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता हो तो इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन नंबर चेंज बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन ही कहते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है कमियत अदद यानी कि मास नंबर। एज यू नो कि हमारा जो एटम है, एटम में जो अभी बोला हमने, एटम में ये एटम मान लो आप, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, यानी कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है उसको हम उसका मास नंबर बोलते हैं, यानी कि कमियत अदद, प्रोटॉन अदद प्लस न्यूट्रॉन अदद कमियत अदद कहलाता है, मास नंबर। एक और चीज होती है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम मास नंबर नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन एटॉमिक मास दूसरी चीज होती है, याद रखिए ये बात। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है, इसी को हम बोलते हैं मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर, एटम है ये, इसमें प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और ये न्यूट्रॉन है। तो अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं, प्रोटॉन नंबर कितना है, न्यूट्रॉन नंबर कितना, उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बोला कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। लेकिन जब इसका मास नंबर देखा जाता है, याद रखिए ये बात, इसका मास नंबर देखा जाता है तो इसका मास नंबर है, ठीक है, इसका मास नंबर 1 ही है, इसका मास नंबर 1 है। हाइड्रोजन, इसका एक एटम ऐसा भी होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ प्रोटॉन ही होता है और एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन कुछ एटम हाइड्रोजन के ऐसे भी हैं, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है यानी कि प्रोटॉन नंबर 1 है, लेकिन जब हम उसके मास नंबर की बात करते हैं, मास नंबर की जब हम बात करते हैं, उसका मास नंबर 2 है। दैट मीन्स इसके पास 1 प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये इसका प्रोटॉन है, इसका न्यूट्रॉन है, याद रखिए ये बात। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन उसका मास नंबर 3 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और ऐसे एटम, आप एक और चीज बताऊंगा, ऐसे एटम जिनका प्रोटॉन नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है, एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 मैंने बता दिया, 3 हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम है, बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर सेम नहीं है। न्यूट्रॉन नंबर सेम ना होने की वजह से उनका मास नंबर भी डिफरेंट आ जाता है। तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स, आगे जाके आएगा आइसोटोप्स, याद रखिए। ठीक है, तो मास नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं अभी, अब हम बताते हैं आपको कि हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये नाइट्रोजन का एटम है, इसका मास एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है नीचे, और इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो ऊपर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर जो है नीचे इस साइड पे भी लिखा जाता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो आपका पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल देख लीजिए आपके पास होगा, उसमें भी इसी तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हाँ ठीक है, अब अभी मैंने बोला था आपको आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स हम जा बोलते हैं इनको। एक एटम का एटमी अदद यकसा हो और कमीती अदद मुख्तलिफ हो। एक एटम का एटमी अदद यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, और कमिती अदद यानी कि मास नंबर मुख्तलिफ हो, उसे हम हमजा कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाइड्रोजन की बात करें जो अभी बताया था मैंने, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, यानी कि इसमें कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है। मास नंबर कितना है,
इसका 1 है, इसका मतलब इसके पास एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसके पास नहीं है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, बस एक ही है, मतलब एक एटम है जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और ये वाला आइसोटोप जो हाइड्रोजन का, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, याद रखिए, प्रोटियम, प्रोटियम बोलते हैं इसको, प्रोटियम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये वाला हाइड्रोजन देखिए, मास नंबर कितना है 2, यानी कि प्रोटॉन एक है जो मैंने नीचे लिखा है, और न्यूट्रॉन भी कितना है, एक है, एक न्यूट्रॉन भी है इसके पास, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे, हाँ, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है याद रखिए, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, यानी कि प्रोटॉन नंबर इसके पास एक है, लेकिन मास नंबर इसका 3 है। इसका मतलब प्रोटॉन नंबर अगर 1 है तो मास नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, मास नंबर इसका क्या है, 3 है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा, 2, यानी कि इसके पास 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। 2 + 1 हो गया 3, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कार्बन है, कार्बन की एग्जांपल देते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, एटॉमिक नंबर सबका 6, 6, 6, लेकिन मास नंबर 12, मास नंबर 13, मास नंबर 14, ठीक है। तो पहले ही बोला, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटोप, समझा। तो ये देखिए, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, इसके पास न्यूट्रॉन 6 है, इसके पास न्यूट्रॉन 7 है, इसके पास न्यूट्रॉन 8 है। यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं, अब हमें यहाँ से पता चलेगा, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि उनका प्रोटॉन नंबर बराबर है, ठीक है ना, बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पॉइंट आप याद रखिए, उनके पास जो है न्यूट्रॉन्स का जो है नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन 12, 13, 14, इसी तरह से ऑक्सीजन 15, 16, 17, वो भी मतलब आइसोटोप से ऑक्सीजन, और वो एंड दे ऑल्सो डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब ये आइसोटोप्स, इनका इस्तेमाल है, आइसोटोप्स जो है, आइसोटोप्स इनका एक बहुत ही अहम रोल है हमारी लाइफ में। कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारे पास एक आइसोटोप है, एक एलिमेंट है, उसके कुछ आइसोटोप्स है, जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम के कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जो बहुत ही कारामद हैं। कहाँ पे, हम उनका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जो एटम से एनर्जी निकलती है, याद रखिए, एटॉमिक एनर्जी। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा खतरा भी है एटॉमिक एनर्जी का, जैसे एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, एनर्जी निकाली जाती है, हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो यूरेनियम उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन में यूरेनियम, न्यूक्लियर में ईंधन, ईंधन फ्यूल, फ्यूल के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, याद रखिए। लेकिन पहले एक और चीज़ बताया मैंने, ठीक है ना, हम जैसे हम बोलते हैं एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या किया जाता है, एनर्जी मतलब निकाली जाती है, एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है, फिर हम वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक और बड़ा जो मतलब हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक इस एनर्जी का, ठीक है, इंसान ने अपनी अकल का ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी को एटम बॉम्ब की सूरत में क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, क्या, दुनिया को तबाह करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी खतरा है, ठीक है। दूसरा चीज़, हमारे पास एक और एलिमेंट है, उसके भी बहुत सारे आइसोटोप्स है, जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है, याद रखिए, ये भी एक एलिमेंट है, इसका एक आइसोटोप है, ठीक है, जो कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में डाला जाता है, और वो कैंसर में बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं एक कारामद चीज़ है, कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। कीमियोथेरेपी अगर आपने सुना होगा, कीमियोथेरेपी के ज़रिए से कोबाल्ट डाला जाता है, और उससे क्या हो जाता है, कैंसर का इलाज किया जाता है। इसी तरह से, हाँ, तो पहला था ये आइसोटोप्स, ठीक है। अब है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार किसी अलग अलग अनासर के एटम की कमियत अदद यकसा हो और एटमी अदद मुख्तलिफ हो। हमारे पास कुछ एटम ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास था पोटेशियम है या ऑर्गन है, ठीक है, पोटेशियम या ऑर्गन, कैल्शियम भी आएगा इसमें, कैल्शियम, ऑर्गन, ठीक है। इनके कुछ एटम देखे गए जिनका मास नंबर सेम है, 40 मास नंबर इनका सेम है, ठीक है, लेकिन ये 2 डिफरेंट मतलब एलिमेंट्स यानी कि अनासर के एटम हैं। तो याद रखिए कि जो एटम
जो एटम मुख्तलिफ अनासर के हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन उनका मास नंबर सेम है, मास नंबर उनका सेम है, तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ऐसे एटम को हम बोलते हैं आइसोबार, या इनको हम बोलते हैं हमबार, याद रखिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए आइसोबार्स, देखिए कैसे डिफर करते हैं। आइसोबार है, एटॉमिक नंबर हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए, और मास नंबर हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स को P से और न्यूट्रॉन्स को N से। फॉर एग्जांपल ऑर्गन है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ऑर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18, ये देखिए एटॉमिक नंबर इसका 18 है। एटॉमिक नंबर 18 का मतलब है, एटॉमिक नंबर 18 का मतलब क्या है कि इसके पास कितने प्रोटॉन है, 18 प्रोटॉन, लेकिन मास नंबर कितना है इसका, 40। इसी तरह से यहां पे देखिए यहां पे देखिए ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहां पे देखिए, ठीक है, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर है इसका 20, यानी कि प्रोटॉन 20, इसका एटॉमिक नंबर 19, यानी कि इसके पास प्रोटॉन 19, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसके पास प्रोटॉन कितने, 18 है। और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, याद रखिए, जो है इलेक्ट्रॉन वो भी बराबर रहेंगे, यानी कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मास नंबर देखिए, सॉरी एटॉमिक नंबर 18, 19, 20, अब मास नंबर यहाँ पे 40, 40, 40, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स 18, 19, 20 जो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें तो न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे हमें मास नंबर से निकलेगा वो 40 माइनस 18, 22, तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 22, इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 21, इसके पास कितने न्यूट्रॉन है, 20, ठीक है। तो मास नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं और मास नंबर से हम नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक और बात आ गई अभी कि जो हमारे पास आइसोबार्स होते हैं, दे डिफर ओनली इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या, क्योंकि हमने देखा वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये थी आइसोबार्स और आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सलाम अलैकुम।